हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडियन राइटर्स। ये इंडियन राइटर्स विल हेल्प यू आउट इन पीजीटी एग्जामिनेशन ऑफ यूपी पीजीटी एंड DSSB एज वेल। और 3 इसमें इंडियन राइटर्स मैंने अभी इसमें लिए हैं और इसमें सारे वो क्वेश्चंस, मतलब सारे तो मैं नहीं कहूँगी, मगर मोस्टली वो क्वेश्चंस डाले हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और एक चीज़ मैं अब आपको और भी कहती हूँ कि टीजीटी यूपी टीजीटी के अभी हमारा जो बैच है वो चल रहा है और अभी शुरू हुआ है, मगर यूपी पीजीटी का बैच अब हमारा बंद हो चुका है। मतलब कि उसके एडमिशन सब बंद हो गए हैं यूपी पीजीटी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा सो कोर्स है तो कम समय में को कंप्लीट कराना मुश्किल होगा। तो इसलिए अब हमारे यूपी टीजीटी के, लेकिन यूपी टीजीटी के हमारे एडमिशन्स जो हैं वो चल रहे हैं और जो भी लोग इसमें एनरोल कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग अपने आप से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं। आप लोग ढंग से इन्हें पढ़िए और कायदे से पढ़िए, कायदे से चीज़ों को सीखेंगे तो ही जो है आप लोगों के लिए सही रहेगा। चाहे कम पढ़ें मगर सही पढ़ें, ठीक है। और एक चीज़ ये मैं आप हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरा मानना ये है, घंटों में मत डिवाइड कीजिए अपने समय को कि हम 6 घंटे पढ़ते हैं, हम 8 घंटे पढ़ते हैं। याद रखिए, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं या 8 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो 6 घंटे 8 घंटे बेकार हैं। बेहतर ये है कि स्मार्ट वर्क कीजिए, चाहे 6 की जगह 3 घंटे पढ़िए, लेकिन जो 3 घंटे में पढ़िए इतना बढ़िया पढ़िए कि आपको जो है वो चीज़ आपको दोबारा से वो रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े या आप कभी भूलें ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ स्मार्ट स्टडी। तो घंटों में मत बांटिए अपनी स्टडीज़ को, स्मार्ट वर्क कीजिए, बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये क्वेश्चन है, द रिदिंग ऑफ यनक्स इन वेकेंट एक्सटेसी इन द डांस ऑफ यनक्स अलूड्स टू देयर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डांस ऑफ द यनक्स है किसकी पोएम। डांस ऑफ द यनक्स, जो द डांस ऑफ यनक्स जो पोएम है वो है कमला दास, जो कि कन्फेशनल पोएट मानी जाती हैं। मॉडर्न इंडियन राइटर इन इंग्लिश में कि सिल्विया प्लाथ से उन्हें कंपेयर किया जाता है। शी इज़ अ कन्फेशनल पोएट। अब आप सोचें कि कन्फेशनल पोएट का क्या मतलब होता है। द वन हु इज़ रेडी टू कन्फेस his or her feelings in front of the readers. Whatever he or she feels, he or she is ready to pour that feeling out in the paper. तो ये इस प्रकार की कवयित्री हैं कमला दास, और उन्होंने कन्फेशनल पोएट हैं। उन्होंने बहुत जिसे कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल भी रही हैं, क्योंकि जिस समय ये पोएम्स लिखी गई हैं उस समय ऑब्वियसली जो समाज है आज भी सेक्स इज़ अ टैबू, तो इसलिए ये जो उन्होंने पोएम्स लिखी हैं बेसिकली वो इसी पर बेस्ड हैं। तो उन्होंने जो है डांस ऑफ यनक्स लिखा है। तो डांस ऑफ यनक्स जो पोएम है ये खालीपन दिखाता हुआ है। ये उनके समर इन कैलकाटा कलेक्शन से ली गई है और ये क्या दिखाता है, द डांस ऑफ यनक्स जो है वो दिखाता है इमोशनल ब्लैंकनेस। ये आरपीएससी के पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आरपीएससी पीजीटी में पूछा गया है कि द डांस ऑफ यनक्स इमोशनल ब्लैंकनेस जो दिखाता है, यानी कि उनका इमोशन से वो बिल्कुल जो है वो खाली हैं। और ये पोएम जो है ना वो खालीपन को दिखाती है, एक सैड, एक मोनोटोनस टोन को जो है वो दिखाती है। तो ये है इमोशनल ब्लैंकनेस। द नेक्स्ट वन इज़ the expression I do not love, I cannot love, it's not in my nature appear in। तो अगर हम बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अभी कमला दास के ही हैं। तो उन्होंने एक पोएम लिखी है द सनशाइन कैट। एक्चुअली कमला दास बिलोंग टू अ वेल रिनोन्ड फैमिली। उनके परिवार में उनके पेरेंट्स जो हैं वो पोएट थे। बहुत कम उम्र में उनकी शादी उनसे कई साल बड़े एक बैंकर से करवा दी गई थी, जो इमोशनली
बहुत जो है दोनों के बीच में काफ़ी अंतर था, और इसीलिए कमला दास के अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लोगों से रिलेशन रहे और उन्होंने इन रिलेशंस को खुलकर एक्सेप्ट कराया अपनी पोएम्स में। तो सनशाइन को जो कैट है वो भी इसी तरीके की कन्फेशनल पोएम है, जिसमें उन्होंने ये बताया है, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव, कि मैं प्यार नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी नेचर में ही नहीं है। The next question is, a typical theme of the Yanak song in Kamla Das, the dance of Yanak is। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसमें बताऊं कि भाई उन्होंने किस चीज़ के बारे में गाया है। बेसिकली जो उन्होंने दो थीम्स ली हैं वो ये दो थीम्स ली है, लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन अबैंडन्ड। जो वो गाने गा रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, वो मैंने भी आपको बताया था डांस ऑफ यनक्स, द डांस ऑफ यनक्स में। तो जो गाना वो गा रहे हैं उसमें दो हैं, लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन अबैंडन्ड। अब दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों ही ऑप्शंस जो है बताए हैं कि उनके गानों में लवर्स के मरने के, बच्चों के छोड़ दिए जाने की जो व्यथा है वो बता रहे हैं। And now the next question is, the story in which Kamla Das referred to lesbian relationship is। कमला दास ने क्वियर थ्योरी पर, क्वियर थ्योरी आप लोग जानते होंगे, गे एंड लेस्बियन रिलेशनशिप को क्वियर थ्योरी कहा जाता है। क्वियर थ्योरी पे उन्होंने अपनी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, और उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था मून्स रेज, मतलब मलयालम में उसका कुछ और नाम था, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन था मून्स रेज, और उसको बाद में डेबोनेयर मैगजीन में इकबाल के नाम से वो पब्लिश हुई थी। तो उस स्टोरी में उन्होंने, ये उनकी वो स्टोरी थी जिसमें उन्होंने लेस्बियन रिलेशन यानी कि मैन और मैन का रिलेशन जो है वो बताया था इकबाल। इससे पहले भी उन्होंने क्वियर थ्योरी बेस्ड शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, मगर उन्होंने जो लिखी है ये एक्चुअली ये लेस्बियन रिलेशनशिप लिखा हुआ है, तो ये लेस्बियन नहीं होना चाहिए, ये गे रिलेशनशिप होना चाहिए। तो गे रिलेशनशिप है, द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू गे रिलेशनशिप, तो वो इकबाल है। तो इसमें क्योंकि उससे पहले उन्होंने वुमेन वाले, उनमें से कोई सी वो नहीं है जिसमें उन्होंने ये दिया हो, ये गे रिलेशनशिप होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने इकबाल में ये चीज़ बताई है। Now the next question is, who among the following writers did recently change her religion? इनमें से कौन से राइटर ने अपनी रिलीजन जो है चेंज करी है? कमला दास ही ने, उन्होंने ही अपना रिलीजन 1999 में चेंज किया था और वो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गई थी। उन्होंने अपना नाम कमला सुरैया जो है वो रख लिया था। इवन जब उनकी मृत्यु के बाद उनको सारे ससम्मान जो है वो दफनाया गया है, और क्योंकि उन्होंने 1999 में अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर लिया था। दैट इज़ कमला दास। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कोई ना कोई कह देगा इसमें नहीं मिला था उसमें मिला था। ये केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड है। शी गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1969। Who has penned the following lines? I am a sinner, I am a saint, I am the beloved and betrayed। ये लाइंस कमला दास ने कही हैं, और उन्होंने कहा है कि ये एक एग्ज़ाम्पल जो है आप देख रहे हैं, एंटीथीसिस का एग्ज़ाम्पल है कि मैं ही पापी हूँ, मैं ही संत हूँ, मैं ही प्रेमिका हूँ और मैं ही धोखा खाई हुई हूँ। तो ये लाइंस जो हैं वो कमला दास की लाइंस हैं। दीज लाइंस आर एक्सप्रेस्ड बाय कमला दास। Which poem of Kamla Das has the following expression? Why not leave me alone, critics, friends, visiting cousins, every one of you, why not let me speak in any language I like? अब हम बात करते हैं, ये कमला दास की एक पोएम है एन इंट्रोडक्शन, जिन्होंने उसमें अपने बारे में बचपन से लेके बड़े होने तक के बारे में बताया। सॉर्ट ऑफ बिल्डंग्स रोमन पोएम आप कह सकते हैं। बिल्डंग्स रोमन नॉवेल्स होते हैं जिसमें बच्चे के ग्रोथ ईयर्स के से लेकर अडल्टहुड तक की कहानी बताई जाती है। तो इसी में कमला दास ने भी इस पोएम में एन इंट्रोडक्शन में अपनी कहानी बताई है कि कॉल मी एमी, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। उन्होंने इसमें अपने ऊपर बताया है कि भी
पेट्रियार्कल डोमिनेंस को इस पोएम में उनके माध्यम से उन्होंने बताया है कि शी हैड टू सफ़र द पैंग्स ऑफ पेट्रियार्कल डोमिनेंस। तो इन्होंने इसमें ये चीज़ बताया, वाई नॉट लीव मी अलोन, कि मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ देते, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, आप क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते और मुझे वो भाषा क्यों नहीं बोलने देते जो मुझे पसंद है। तो ये लाइन्स हैं एन इंट्रोडक्शन की। Now the next question is, I am every woman who seeks love। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कमला दास हैं, शी वॉज अ कन्फेशनल पोएट, और इसीलिए उन्होंने मोस्टली जो उनकी पोएम होती थी कहीं ना कहीं उनके पीस ऑफ लाइफ जो है उसको बताया करती थी। तो इन्होंने इसमें ये कहा है कि आई एम द वुमेन, आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, मैं हर उस औरत में हूँ जिसे प्यार चाहिए। तो ये लाइंस हैं कमला दास की, ये कमला दास की लाइंस हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। एक्चुअली जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है तो सभी को ये चीज़ पता होती है। इसमें एक ऑप्शन और दे दें अगर हम, कि अगर ये एक ऑप्शन और दे रखा हो, क्योंकि शी वॉज अ वेरी बोल्ड पोएट, तो बेसिकली हर कोई जो है वो इस ऑप्शन को ही मार्क करेगा। लेकिन आयरॉनिकली कमला दास की जो पोएम्स हैं उनका जो मेन जो उनकी थीम है दैट इज़ लव, क्योंकि शी डिड नॉट गेट लव थ्रू आउट हर लाइफ, दैट्स वाई शी सर्व्स लव in many men, so many men come in her life, but she did not get love, that type of love that she wanted, and this search went on with each and every poem, और यही चीज़ उन्होंने उसमें दिखाई। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि शी जस्ट टॉक्ड अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी पोएम्स में जो क्वेस्ट फॉर लव जो है वो दिखाया है। तो कमला दास की डोमिनेंट जो थीम है उनकी पोएम्स की, दैट इज़ लव। नाउ ये 10 क्वेश्चंस हुए कमला दास के। अब आगे बढ़ते हैं। हु रॉट द फॉरवर्ड टू आनंद्स नॉवल अनटचेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुल्कराज आनंद्स अनटचेबल। अनटचेबल वो नॉवल है जो मुल्कराज आनंद ने लिखा। मुल्कराज आनंद के फादर खुद अंग्रेज़ों के साथ काम किया करते थे, और मुल्कराज आनंद का अंग्रेज़ों के यहाँ पर मतलब उस जहाँ पे उनके फादर काम करते थे वो उसमें आना जाना था। तो उन्होंने खुद ये देखा था कि उस समय जो आज़ादी से पहले भारत में क्या स्थिति थी, जो जिन्हें सो कॉल्ड आउटकास्ट कहा जाता था, उनके साथ लोग कितना ख़राब व्यवहार करते थे। तो दिस इज़ व्हाट ही रॉट इन दिस नॉवल अनटचेबल। मगर इस नॉवल को उन्होंने सबसे पहले इस नॉवल को उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिखाया, और उन्होंने इस नॉवल में काफ़ी सारे चेंजेस करने को उनसे कहा। वो उनके आश्रम में भी रहे और उन्होंने उस नॉवल को दिखाया। उन्होंने कहा कि जिस नज़रिए से तुम सोचते हो उनके बारे में वो नज़रिया उनका नहीं है, तो ये जो तुम्हारी नॉवल है ये लोगों के दिल को नहीं छुएगी। उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस करे। उसके बाद मुल्कराज आनंद की जो ये नॉवल है द अनटचेबल वो पब्लिश हुई, और इसका जो फॉरवर्ड है वो लिखा है E.M. फॉस्टर ने। इसका फॉरवर्ड लिखा गया है E.M. फॉस्टर के द्वारा। Now the next question is, what does मुल्कराज आनंद satirizes in कुली। मुल्कराज आनंद के मोस्टली जो नॉवेल्स हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स को टच करते हुए हैं। कुली में उनका जो मुख्य कैरेक्टर है वो है मुन्नू, और वो एक किस तरीके से एक बेचारे गरीब लड़के का शोषण किया जाता है। तो ये है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर पीपल। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद्स गौरी वॉज। मुल्कराज आनंद ने गौरी जो नावल लिखा है जिसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात की है, वो नावल जो है उसका ओरिजिनल टाइटल है द वुमन एंड द काउ। द वुमन एंड द काउ। When was मुल्कराज आनंद्स नॉवल अनटचेबल पब्लिश। मुल्कराज आनंद के जो नावल है अनटचेबल,
इट गॉट पब्लिश्ड इन 1935। ये 1935 में पब्लिश हुआ था ये नावल, और इस नावल के लिए उन्हें प्रोपेगेंडिस्ट तक का जो है लोगों ने ये कह दिया था कि ही इज़ जस्ट डूइंग अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि और बहुत से लोगों ने इवन जो दोज हु बिलोंग टू दैट कास्ट उनका भी ये मानना था कि इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा नावल, क्योंकि बात वही है कि उस नावल में सतही चीज़ों को जो है वो बताया गया है, इसमें उनकी प्रॉब्लम्स जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें टच जो है वो नहीं किया, ऐसा लोगों का मानना था इसमें। द सॉल्यूशन ऑफ द ईविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन अनटचेबल इज, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए ही हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मुल्कराज आनंद ने जो ये अनटचेबल नावल लिखी है, ये कहानी है एक स्वीपर बाय बाखा की, और वो उसके जीवन की एक दिन की कहानी है। उसमें यह दिखाया है कि वो कितना ह्यूमिलिएशन सहता है, कितना उसको जो है वो हायर कास्ट वालों के द्वारा और बहुत लोगों के द्वारा उसकी इतनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट की जाती है। तो वो सोचता है कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो पहला सॉल्यूशन उसको दिखाया जाता है कि कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, दूसरा दिखाया जाता है कि भाई अगर वो साफ़ सुथरे रहें तो वो जो है उन लोग उनके प्रति ये नज़रिया नहीं अपनाएंगे, और तीसरा होता है सैनिटेशन सिस्टम, यानी कि फ्लश सिस्टम, कि अगर उनको वो इस मेले को सिर पर नहीं ढोएंगे, अगर जब मशीन्स आ जाएंगी तो जो है उनको इस काम से, इस गंदे प्रोफेशन से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा उसमें कहा गया है। तो लास्ट में यही है कि यूजेस ऑफ मशीन्स, कि शायद जो उसमें 3 पॉसिबल सोल्यूशंस थे, कन्वर्जन था और इसके अलावा जो साफ़ सफाई थी एंड यूज़ ऑफ मशीन्स था। तो ये लास्ट में यही है सॉल्यूशन क्या है, ये यूज़ ऑफ मशीन्स। Yes, why not let the natives run their own show? It's their country and we have really no right to it. ये 2 leaves and a bud जो कि उन्होंने टी प्लांटेशन के यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा जो टी प्लांटेशन में काम करने वाले मज़दूरों के शोषण के बारे में बताया है, और इसमें जो ये वर्ड बोले हैं ये बारबरा के द्वारा बोले गए हैं, ये शब्द बोले गए हैं बारबरा के द्वारा। The name of the priest who makes improper suggestion to Sohini in Mulkraj Anand's Untouchable is, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी आयरनी दिखाई है इस नावल में, कि जो लोग उस लड़के को, बाखा को इग्नोर कर रहे हैं, उसके छू जाने मात्र से अपने आप को अपवित्र समझ रहे हैं, उन्हीं सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों में से एक हैं पंडित कालीनाथ, जो बाखा की खूबसूरत सिस्टर सोहिनी को गलत तरीके से उसको अप्रोच करता है। तो ये एक उसमें दिखाई है, इसमें जो ये कैरेक्टर दिखाया है पंडित कालीनाथ, जो इस तरीके का अप्रोच जो है वो करता है किसको, सोहिनी को, बाखा की सिस्टर सोहिनी को। Now the next question is the villagers were of the opinion that the sting of the scorpion, ये निसिम एस्किल के बारे में बात करते हैं। निसिम एस्किल जिन्होंने बहुत फेमस ऐसे लिखा है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन, जो कि बेन इज़राइलिट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे एंड जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। निसिम एस्किल ने एक पोएम लिखी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। वो जाने जाते थे इंडियन इंग्लिश के लिए, क्योंकि उनकी जिसे बाबू इंग्लिश भी कहा जाता है, वो अपनी इस जो उन्होंने यूज़ करा है बिल्कुल बाबू इंग्लिश जो यूज़, कभी फिर को भी एक लेक्चर बनाऊंगी ये पिटगेन और इस पर, तो आप लोगों को बताऊंगी क्रियोल पिटगेन के बारे में कि ये क्या हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो बाबू इंग्लिश के लिए वो अपनी जाने जाते हैं, और इसमें उन्होंने एक पोएम लिखी है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये वो पोएम है जो बिल्कुल यही बात है कि शायद अगर इस पोएम को कोई बाहर रहने वाला या जो इंडिया के रीति रिवाजों को नहीं समझता, चाहे उसे इंग्लिश भी आते, ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। तो प्रॉपर बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के बारे में बताती हुई, बिल्कुल
भारत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और इसमें ये दिखाया है कि एक मदर है और बिच्छू जो है उसे डस लेता है और वो जो है बहुत दर्द से तड़प रही है। और ये विलेजर्स का मानना है कि, देखिए विलेजर्स का क्या मानना है, स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन क्या करेगा, वुड प्यूरिफाई द मदर्स फ्लैश। ये आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी अगर परेशानी आती है तो वो हमें जो है वो और निखारती है। वी इंडियंस आर फेटलेस बाय नेचर, वी बिलीव इन गॉड आर्डेंटली, और इसीलिए हम ये मानते हैं अगर कोई भी तकलीफ़ हम पे आ रही है तो हम इस तकलीफ़ से गुजरने के बाद बहुत प्योर हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाट ही हैज़ शोन इन दिस पोएम, वुड प्यूरिफाई द मदर्स फ्लैश। नाउ द नेक्स्ट वन इज The last resort of the father to counteract the scorpion's poison was। ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है इसमें जितने भी जो भागकर आते हैं विलेजर्स आते हैं तो सभी कोई चैंटिंग कर रहा है, मंत्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ जो है ये हो रहा है। तो जो फादर हैं परिवार के, जो वो सोच रहे हैं कि लास्ट केवल एक ही है इस बिच्छू के डंक को, जहर को ख़त्म करने का, एंड दैट इज़ पोर पैराफिन एंड पुट अ मैच टू द मदर्स स्टोव, कि जहाँ पर उसने डंक मारा है उस पर वैक्स जो है वो डाला जाए और उसे जला दिया जाए। तो इसका जो है वो आपका ऑप्शन है सी। Now the next one is the lines I am forced by the five senses to fear the five senses। ये five senses है, तो ये कहाँ से ली गई है? ये उनका एक कलेक्शन है हिम्स इन डार्कनेस, उसमें पोएम है हिम्स इन डार्कनेस। ये PGT 2016 का क्वेश्चन है कि आई एम फोर्स्ड बाय द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस, और ये लिया गया है हिम्स इन डार्कनेस से। As an editor, Nissim Iskil was not associated with which of the following periodicals। ये भी PGT 2016 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से periodical से निसिम इस्किल जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए क्वेश्चन अधिकतर ये पूछा जाता है कि कौन से periodical से जुड़े हुए हैं, और इसमें पूछा हुआ है कौन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने क्वेस्ट के साथ काम किया है, इम्प्रिंट में काम किया है, पोइट्री इंडिया में काम किया है, और जिससे नहीं जुड़े हुए हैं दैट इज़ ओपिनियन। तो ओपिनियन जो है वही इसका आंसर है कि निसिम इस्किल was not associated with opinion। And the next question is Nissim Iskil was awarded the Sahitya Academy Award for his poetry collection। निसिम इस्किल को साहित्य एकेडमी अवार्ड का, साहित्य एकेडमी अवार्ड जो कि इंडिया का लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और वो उनको कौन से कलेक्शन के लिए मिला? तो वो मिला है लेटर डे सैम्स के लिए। लेटर डे सैम्स के लिए उनको मिला है साहित्य एकेडमी अवार्ड। And the next one is who was the Indian Jewish poet who was awarded Sahitya Academy Award in 1983 and Padma Shri in 1988, कि 5 साल बाद उन्हें पद्म श्री मिला था। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि निसिम इस्किल को लेटर डे सैम्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और उसके बाद उन्हें उसके 5 साल बाद पद्म श्री मिला, और ये कौन है पता ही है आपको, दैट इज़ निसिम इस्किल। Which poem of Nissim Iskil deals with the sentiments of a mother? मुझे लगता है कि जो पेपर सेट करने वाले हैं ये, जहाँ से ये हमने क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, क्योंकि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में ये पोएम MA में ज़रूर लगी हुई है, और द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये जो पोएम है यही एक सेंटिमेंट्स ऑफ मदर के बारे में बता रही है। क्यों, कैसे बता रही है कि जब ये पोएम ख़त्म होती है तो उसमें कि वो मदर जो है वो कहती है थैंक गॉड द स्कॉर्पियन स्टंग मी एंड नॉट स्पेयर माई चिल्ड्रन, कि मुझे डसा मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो सेंटिमेंट्स के साथ जो डील करती हुई पोएम है दैट इज द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जैक्ट नेम is the name of a volume poetry written by। एग्जैक्ट नेम जो पोइट्री कलेक्शन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? दैट इज नन अदर देन आवर बुएनोस वायलेट पोएट निसिम इस्किल।
Now the next question is the theme of Nissim Eskil's poem Night of the Scorpion is, फिर देखिए फिर आ गया क्वेश्चन कि निसिम एस्किल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोएम है उसकी थीम क्या है? सेल्फलेस मदरहुड। उसकी थीम है सेल्फलेस मदरहुड। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं देखिए ये डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। कभी कभी किसी राइटर को कोई सी पोएम बहुत पसंद आ जाती है और वो सारे क्वेश्चन उसी पर ही रख देते हैं, तो ये भी मुझे लगता है कुछ इसी प्रकार का सीन हुआ है। हाउ डिड द विलेजर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम एस्किल रिएक्ट टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट? ये RPSC 2016 का क्वेश्चन है कि विलेजर्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब तक ये पोएम अगर पढ़ना रखी हो तो ये नहीं पता चलता। तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। दे स्टेड अवे इन फियर, कि वो डर के मारे दूर रहते हैं। दे थ्रॉन्ग टू द टेम्पल टू इन्वोक द डेटी, कि वो भाग कर जाते हैं टेम्पल में कि देवी की को इन्वोक करने के लिए। दे क्रश्ड एंड अब्यूज द मदर फॉर ब्रिंगिंग अपॉन देम द रैथ ऑफ गॉड, कि वो जो माँ है उसको क्रश करते हैं, अब्यूज़ करते हैं कि वो भगवान का रैथ जो है यानी कि गुस्सा उनके ऊपर लेकर आई है। या दे केम इन स्वाम्स टू कंसोल द फैमिली, कि वो मक्खियों के झुंड की तरह आते हैं फैमिली को कंसोल करने के लिए। तो ये बाकायदा ये लाइन जो है ये पोएम से ही ली गई है। दे केम इन स्वाम्स टू कंसोल द फैमिली। हु इज़ ऑफ अ ज्यूइश ओरिजिन, ये मैंने आपको बताया था कि वो बेन इज़राइलिट ज्यूइश पोएट थे और इसीलिए और कोई नहीं, वो हैं निसिम एस्किल। निसिम एस्किल हैं बेन इज़राइलिट ज्यूइश उसको बिलोंग करने वाले। इवन उन्होंने अपने पोएम्स में भी उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि उनको एक कहीं ना कहीं ये एक एहसास कराया जाता था कि ही इज़ एन आउटसाइडर। उन्होंने अपनी पोएम्स में इस चीज़ को बताया है कि कैसे लोग जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्रिश्चियंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिकॉज ही बिलोंग टू ज्यूइश कम्युनिटी। हिंदूज़ उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसीलिए उन्होंने वो कहते हैं, इस कंट्री के बारे में कहते हैं कि दिस इज़ माय कंट्री। वो सब कंट्री को अपना मानते हैं लेकिन लोगों का उनके प्रति जो नज़रिया रहता है वो अलग रहता है। निसिम एस्किल की और भी बहुत सारी पोएम हैं, जैसे एक फ़िलासफ़ी पोएम है जिसमें उन्होंने कहा है कि पोइट्री इज़ फार बेटर दैन फ़िलासफ़ी। इसके अलावा उन्होंने जो एक उनकी बहुत फेमस लाइंस हैं कि पोइट्री, फ़िलासफ़ी एंड पॉवर्टी, जो उनके कंपेनियंस थे जब वो पढ़ने के लिए गए थे लंदन में, उनके कंपेनियंस थे। ऐसा नहीं है कि उनको हर चीज़ बड़े आराम से मिल गई थी, बहुत मेहनत करी उन्होंने, तब कहीं जाके उन्हें वो चीज़ें मिली। और उन्होंने शादी जब करी डेजी जैकब से, और उसी समय एक उन्होंने जो है एक ये भी था कि बहुत ज़्यादा उनकी जो है मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद मैरिड लाइफ था उनकी। और वो ही कहीं ना कहीं ये जो खालीपन है ये भी उनकी पोएम्स में हमें देखने को मिलता है। और इनकी बेसिकली जो पोएम्स की खूबी है दैट इज़ जो नेटिव लैंग्वेज को वो यूज़ करते हैं इंग्लिश में, जिसे हम बाबू इंग्लिश कह रहे हैं, पिडगिन कहते हैं, वो उन्होंने जो इसमें यूज़ करी है। Now the next question is his poetry comes out of his reactions to his environment। जो मैं भी बोल रही थी वही सारी चीज़ कि उनकी जो पोइट्री है वो उनके environment से आती है। एंड ही juxtaposes old and new, वो दोनों को साथ में रखते हैं। अगेंस्ट मॉडर्न सेप्टिसिज्म, पीजेंट सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन को और सेप्टिसिज्म को वो साथ में रखते हैं। ये एक कमेंट है निसिम एस्किल पे। और एंड वन ऑफ हिज पर्टिकुलर पोएम, इनमें से कौन सी पोएम में उनके को ये कहा गया है कि वो तर्क को, संशयवाद को और सुपरस्टिशन को एक साथ रहते हैं? तो ये है द हिल ऑफ देवी। द हिल ऑफ देवी में ये लाइंस जो हैं वो बोली गई हैं, ये हिल ऑफ देवी के बारे में ये कहा गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया एस्किल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, इंडिया एस्किल डिपिक्ट्स, निसिम एस्किल को माना जाता है कि ही इज़ एन अर्बन पोएट, वो सिटीज़ के बारे में लिखने वाले पोएट्स हैं। हालांकि उन्होंने इंडिया के बारे में भी बताया है और उन्होंने जो अपनी जो थीम ली है लिटरेचर एंड सेक्स, तो उनकी थीम है लिटरेचर एंड सेक्स। नाउ ये हुई हमारे 30 क्वेश्चंस। अब ये रहा हमारा एडवर्टीज़मेंट कि DSSB का बैच 15 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर आप में से कोई भी डेमो लेना चाहता है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म, हमारा ऐप डाउनलोड कर दें और या हमें फ़ोन कर लें, जो ये नंबर दिया हुआ है तो उस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।
इफ़ यू विश टू। तो अगर आप डेमो लेने में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कॉल अस एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।